नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हिंदी को लेकर फिर एक बार विवाद उठ गया है हमारे देश में और यह विवाद जो है उठाया गया है टीएमसी सांसद साकेत गोखले जी के द्वारा। इन्होंने राज्यसभा में भाषण देते हुए यह प्रस्तुत किया है कि हमारी जो सरकार है वर्तमान में, यह सरकार भारत के सभी राज्यों के ऊपर हिंदी को थोप रही है। मतलब हम चाहें ना चाहें हिंदी को स्वीकार करना, यह जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि हम हिंदी को सीखें, हिंदी को जानें, हिंदी को समझें। अब ऐसी स्थिति में जिस प्रकार के यह विचार हैं अपने आप में बहुत अधिक गलत हैं, हमारी गरिमा के विरुद्ध हैं, हमारी स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। और हम लोग सहज हैं, हम अंग्रेजी को उपयोग करने में सहज हैं, हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने में सहज हैं, तो क्यों हम अपनी चीज़ों को जिसमें हम सहज हैं ऑलरेडी उनको हटा करके हिंदी को बढ़ावा दें या हिंदी को स्वीकार करें अपने जीवन में। क्या ज़बरदस्ती है ये और क्या ये सब की आवश्यकता है? यह सारी बातें इन्होंने प्रस्तुत की राज्यसभा के अंदर। वहाँ पे बातचीत चल रही थी तो इन्होंने ये सब चीज़ें प्रस्तुत कर दी हैं। ठीक है, अब यह इनका अपना विचार था, आपका अपना विचार क्या है? वास्तव में ऐसा हो रहा है या हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाना चाहिए? क्या मानना है आप लोग का? अपने विचार आप लोग कमेंट करेंगे। हम लोग समझते हैं कि पूरा मामला क्या कर रहा है और इन्होंने बहुत सारी बातें कही, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बातें की, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत विचारों को समझते हैं। आप लोग जितने पे सहमत हैं बिल्कुल सहमत हो सकते हैं, विरोध करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए यहाँ भी खुला हुआ। लेकिन एक प्रश्न जो आपसे प्री में पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार का रहेगा, तो आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और अपने मेंस के नोट जरूर बना लीजिए, क्योंकि हिंदी को लेकर के विवाद रहता ही है और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। शून्यकाल के दौरान कामकाज की भाषा को लेकर के इन्होंने सारी की सारी बातचीत प्रस्तुत की। शून्यकाल था तो सब चीज़ तभी हुई है और उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग होना चाहिए, यह इन्होंने विचार दिया। इस विचार को दिए जाने के पीछे रीज़न जो था वह यह था कि इनका मानना है पूरे देश में हर एक व्यक्ति जो भी सरकारी कामकाज से जुड़ा हो अंग्रेजी को भले ही बात समझ सकता है। अंग्रेजी के बाद अगर वह जो चीज़ समझता है वह होती है उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा। तो ऐसी स्थिति में आप ज़बरदस्ती बीच में हिंदी को ना लाएं, यह कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्यों कारण दिए, क्यों बातें उठाई, तो अभी बीते दिनों मामला जो हुआ है यह वह हुआ है मेघालय विधानसभा की वजह से। दरअसल मेघालय विधानसभा के अंदर अभी बजट सत्र होना था। आपको पता है कि बजट सत्र से पहले राज्यपाल का भाषण होता है, संसद में राष्ट्रपति का भाषण होता है, ये पैटर्न हमारे यहाँ पर है। अब यहाँ की जो स्थिति वह यही थी कि होना राज्यपाल का भाषण था, लेकिन राज्यपाल के भाषण से पहले ही यही घोषणा कर दी गई कि जो भाषण होगा राज्यपाल का ना वह हिंदी में होगा, ये क्लियर कर दिया गया। अब जैसे ही ये घोषणा हुई तो बहुत सारे लोग जो फेवर नहीं कर रहे थे या फिर जो विरोधी दल के थे उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए मेघालय की जो आधिकारिक भाषा है वो तो अंग्रेजी है। अब हमारी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है तो हम अपनी आधिकारिक भाषा का प्रयोग क्यों ना करें? चलो एक बार को मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की रुचि हिंदी में है, तो हम अपने स्तर पर अपनी विधानसभा में अपनी भाषा का प्रयोग क्यों ना करें? यह तो ज्यादती है। जैसे ही ये घोषणा हुई कि संबोधन जो है वह हिंदी में होगा, तो जितने भी मेघालय विधानसभा में भाजपा नेता थे उन सब ने इस विचार का समर्थन किया और उन्होंने यह तथ्य दे दिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत लोग मानते भी हैं कि हाँ राष्ट्रीय भाषा आधिकारिक रूप से नहीं है, आधिकारिक रूप से यह सिर्फ आधिकारिक भाषा ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं हम लोग हिंदी को, जो संविधान हमारा कहता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मेघालय के भाषाई गौरव को कमजोर करने का यह प्रयास कर रही है केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने केंद्र सरकार के बहुत सारे अलग अलग जो काम थे उसको भी टारगेट किया। इन्होंने कहा कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने 3 अलग अलग बिल प्रस्तुत कर दिए। क्रिमिनल लॉ आपको याद होगा, भारतीय न्याय संहिता, न्याय प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनका यहाँ पर यह भी कहना था कि केंद्र सरकार आजकल जितने भी बिल लेकर के आ रही है वह सारे के सारे बिल हिंदी में लेकर के आ रही है। अब ये 3 जो नाम थे, 3 नाम बड़े जटिल से इन्होंने दे दिए और जो 3 नाम जटिल से दिए हैं, इसके अलावा और भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भी काम कर रही है वह अपने बिल हिंदी में ही लेकर के आ रही है और हिंदी बहुत अधिक जटिल होती है, जिसको समझना पड़े हमारे लिए चिंता का विषय, समस्या का विषय हो जाता है। हम चीज़ों को नहीं समझ पाते ठीक से, तो जरूरी है कि चीज़ों को इंग्लिश में किया जाए, सहज हो सकती है और सभी को आराम भी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ऐसा लगता है कि हिंदी भारत के सभी लोगों की भाषा है, पर ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार को यह बात भी समझनी चाहिए, हिंदी भारत के सभी लोगों की भाषा नहीं है। अगर हम उत्तर भारत को समझें, ये इनके अपने आंकड़े थे, इन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लगभग 40% लोग ही तो हैं जो हिंदी बोलते हैं और भी लगभग में है। इसके अलावा एक बड़ी जनसंख्या जो आधे से अधिक है वह हमें पता है हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें या फिर हम दक्षिण भारत की बात करें, दोनों ही जगह पर अगर हम पैटर्न को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि हिंदी का प्रयोग वह करना नहीं चाहते। उनकी या तो रुचि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में है, क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा वह इंग्लिश में सहज है। और ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हिंदी में ही हो,
हमें बाहर भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। बाहर के कम्युनिकेशन के लिए हिंदी भाषा सहज रहती है। अब दूसरे देश में रहने वाले किसी व्यक्ति से ज़रूरी तो नहीं है कि हम हिंदी में बात करें और वह व्यक्ति समझ जाए। अब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उत्तर भारत के अलावा हम देखें तो हिंदी का चलन नहीं है, लोग पसंद नहीं करते। यदि आप इस प्रकार के कार्य करेंगे, आप हर बिल हिंदी में लेकर के आएंगे, आप कहेंगे कि संबोधन हिंदी में होगा, हर जगह आप हिंदी हिंदी करेंगे, तो यह सिर्फ थोपने का प्रयास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं इनके हाथ में। ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हम संविधान को देखें, संविधान को समझें, तो संविधान यह कहता है कि हिंदी है, पर हमारे देश में द्विभाषी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो द्विभाषी फॉर्मूले के अनुसार या द्विभाषी सूत्र के अनुसार अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी चलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। संविधान ही तो उस बात की अनुमति देता है ना, और संविधान से ऊपर तो कुछ है ही नहीं हमारे देश के अंदर। यह स्थिति हमें पता होनी चाहिए। तो जब हिंदी के साथ अंग्रेजी की अनुमति है, तो क्यों सिर्फ केंद्र सरकार हिंदी के पीछे भाग रही है? आप अंग्रेजी को भी पैरेलल लेके चलिए ना। आप क्यों भेदभाव करते हैं और क्यों हिंदी के प्रति आपका जो रवैया है वह बहुत अधिक नेगेटिव है? आप हिंदी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं के प्रति भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। हिंदी के प्रति सम्मान है तो है, आप स्थानीय भाषाओं को तो समझिए, उनके प्रति सम्मान रखिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप स्थानीय भाषाओं को भी सम्मान नहीं दे रहे। अंग्रेजी का विरोध करना है वो बात अलग है, अंग्रेजी के इतर आप स्थानीय भाषाओं का स्थान दीजिए, यह भी तो जरूरी है। इस चीज को भी समझा जाना चाहिए। और जितने भी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं या और पूरा भारत है जहां पर भी हिंदी का बहुत अधिक चलन नहीं है, तो वहां पर जो भी कामकाज होना चाहिए वह सब अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं। यह था इनका पूरा पूरा भाषण जो उन्होंने बातें प्रस्तुत की शून्यकाल के दौरान। हिंदी को लेकर के इनके मन में बड़ा दुख है, क्यों है ऐसा हमें नहीं पता, पर ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा कही गई जो बातें थी, हो सकता है आप तकल्लुफ रखें, हो सकता है आप तकल्लुफ नहीं रखें, लेकिन इन सभी बातों ने हमारे को एक अच्छा खासा मटेरियल दे दिया है एग्जाम के हिसाब से, जिसको समझना जरूरी है, तर्क वितर्क करना जरूरी है, खुद के विचारों से भी लड़ना जरूरी है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं उनके विचार सुनना भी जरूरी है। उसके बाद यह भी देखना जरूरी है कि संविधान इस मामले में क्या कहता है। हालांकि यह पूरा पूरा भाषण जिस समय प्रस्तुत किया गया, इनके द्वारा ये सभी बातें कही गई, तो यह सभी सुनी जा रही थी सभापति महोदय के द्वारा, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, आपको पता ही है। तो उन्होंने ये सभी बातें सुनी और सुनते हुए उन्होंने साफ साफ एक बात में जवाब दिया कि ठीक है, आपके विचार थे, हमें अच्छा लगा, आपने अच्छी बातें कही, लेकिन केंद्र सरकार जो भी काम कर रही है वो उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 यह कहता है कि हिंदी को बढ़ावा देना संघ की जिम्मेदारी होगी, और इसीलिए वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आप उनकी जिम्मेदारी के बीच में नहीं आ सकते। हाँ, बातें प्रस्तुत करना ये आपकी जिम्मेदारी थी, यहां पर आपको किसी ने नहीं रोका है, यहां तक आपकी जिम्मेदारी अब पूरी हो जाती है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है कि हम आगे की चीज़ों को समझें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमारे पास समझने जानने के लिए। चलिए, हिंदी की स्थिति क्या है वर्तमान में हम लोग समझते हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग भारत की 70% आबादी हिंदी का प्रयोग करती है। दुनिया में देखें तो दुनिया में आज हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बनी हुई है, अंग्रेजी और मंडेरियन के बाद में। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि हिंदी दिन प्रतिदिन बढ़े, तरक्की करे और अनेक लोगों तक प्रसार करे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। और हम चाहते हैं, इस वर्ष की एक अलग थीम होती है, उसके माध्यम से हम हिंदी के लिए जो भी हमारे मन में भाव है या हम जो भी प्रचार प्रसार के लिए चीज़ें करना चाहते हैं, हिंदी को एक विशेष महत्व देना चाहते हैं, तो यह सभी चीज़ें हम लोग उसके माध्यम से करते हैं। ये वर्तमान में विश्व में हिंदी की स्थिति है। भारत में क्या दिक्कतें आ रही हैं जरा समझते हैं। क्योंकि शुरुआत से हम लोग चाहते थे, बहुत लोग हम लोगों ने देखा जो कहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। क्यों? क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था हिंदी बोलने वाले लोग अधिक थे, लेकिन चीज़ों की शुरुआत हो रही थी तो सबको डर था मन में, और सबको डर था तो सबकी इसी स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया था कि संविधान सभा को विविधता के आधार पर ही गठित किया गया था। संविधान सभा का अगर हम पैटर्न समझते तो हमें पता लगता है कि वहां पर हर एक धर्म का, हर एक समुदाय का, अलग अलग जातियों के सब व्यक्ति मौजूद थे, महिलाएं भी वहां मौजूद थी। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों के लोग वहां मौजूद थे, ताकि आप वहां रहते हुए अपने धर्म, अपनी जाति, अपना समुदाय, अपना लिंग, अपना स्थान, अपना राज्य, हर एक का प्रतिनिधित्व आप वहां पर सुनिश्चित कर सकें। इसलिए सब लोग वहां पहुंचे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा वहां पर कि देखिए हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं और ठीक भी है, हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा अपनी बना लेते हैं। तो हम उस जगह पे देखते हैं कि दक्षिण भारत के अनेक जो नेता थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगी, हम हिंदी में सहज नहीं है, हमें नहीं पसंद हिंदी, ना ही हम हिंदी को बोलते, ना ही समझते, ना ही बढ़ाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप संविधान सभा में बैठ करके हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे घोषित कर सकते हैं? ये तो हमारे अधिकारों के विरुद्ध हुआ ना। हम संविधान सभा में इसलिए आ रहे हैं ताकि जो भी निर्णय होगा वो सबकी सहमति से होगा और एक अखंड भारत का निर्माण होगा। जो भी भारत की स्थिति रहेगी वह स्थिति सभी के लिए हितकारी रहेगी। यदि आप इस प्रकार के किसी कानून को बनाते हैं या किसी भी नियम को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। हमें स्थानीय भाषा हमारी बहुत अच्छी लगती है,
हम अंग्रेजी में भी सहज हैं, हम हिंदी की तरफ नहीं जा सकते। और हिंदी यदि राष्ट्रीय भाषा होती है और हिंदी एक ऐसे देश की राष्ट्रीय भाषा होती है जिस देश में हम रह रहे हैं और हमें वह चीज़ पसंद नहीं है या हमारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, ये हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? यह विवादों में रहा उस समय। इसलिए हिंदी उस समय हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, पैरेलली इंग्लिश को भी रखा गया। तो अनेक विवाद रहे शुरुआत से, क्योंकि भारत में अनेक भाषाओं का प्रचलन रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अलग अलग भाषाएं। स्थान के तौर पर हम देखते हैं कि भाषाएं बदल जाती है। तो इसी वजह से सब चाहते हैं कि हमारे जो हित हैं, हमारे जो क्षेत्रीय हित हैं, वह सबसे आगे रहें और उन्हीं को ही बढ़ावा भी मिले। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में अलोकप्रिय, पूर्वोत्तर भारत की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ खास भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में भी सेम स्थिति है, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। हित और क्षेत्रवाद हमेशा ऐसी होता है, जब कभी भी विवाद उठेगा तो देखिए मैं चाहूंगा कि जो भी चीज़ तैयार हो रही है वह मेरे हित में रहे, उसके अकॉर्डिंग ही चले। ठीक इसके प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक लाभ। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक क्षेत्र से चुन करके भेज दिया गया है या निर्वाचित हुआ है या नियुक्त हुआ है, जैसी भी उसके हाथ में स्थिति है, अब वह चाहता है कि मैं लंबे समय तक अपने यहाँ पर लोगों के हितों को पूर्ति करूं या फिर मुझे राजनीतिक लाभ मिलता रहा। ऐसा नहीं हो कि चुनाव हो, आने वाले समय में चुनाव होना था, सबको पता थी ये स्थिति कि भाई चुनाव तो होगा, संविधान लागू होगा, लोकतांत्रिक भारत बनेगा, तो चुनाव के माध्यम से फैसले होंगे। सब यह चाहते थे कि हम नेता बने रहें, लोगों को ऐसा ना लगे कि आदमी बेवकूफ़ है एक नंबर का, इसको हमने चुन करके पहले भेज दिया, ये सामने वालों को सुनाया और अपने हित इसने कहे ही नहीं, अपनी बातें नहीं कही। इसलिए लोगों ने वहाँ पर पूरी तरह जितना भी हो सकता है आर्गूमेंट की चीज़ों को लेकर के और अपने राजनीतिक लाभ या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अपनी बातों को वहां रखा, मनवाया भी पूरी तरह से। तो यह विवाद हमेशा से रहा। इन सभी विवादों के कारण राष्ट्रभाषा का मुद्दा अभी तक बना हुआ है और अलग अलग समय पर हम देखते हैं कि चीजें उठती हैं। संविधान सभा में चर्चा हुई वह यही थी कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन जितने भी गैर हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हम अंग्रेजी के साथ सहमति दर्ज कर सकते हैं, जैसा कि हुआ भी। इस मामले को निपटाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, मुंशी आयंगर फॉर्मूला दिया जिसने हमें। इसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और बाकी जो 2 सदस्य थे कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी जी और एन गोपाल स्वामी अयंगर जी। यह लोग थे, तीनों मिले जुले इसके अंदर और इन तीनों ने मिलजुल के सभी चीजें तैयार की और फॉर्मूले को नाम दिया था मुंशी आयंगर फॉर्मूला। अब इनके द्वारा जो बातें प्रस्तुत की गई थी उसमें यह था मुख्य रूप से कि ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी 14 सितंबर 1949 को संविधान में अनुच्छेद 343 शामिल किया गया था उस समय, और इसके तहत एक बात प्रस्तुत कर दी गई थी कि देखिए हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाज की भाषा है, जबरदस्ती हम नहीं थोप रहे। यहाँ पर इन्होंने एक और व्यवस्था कर दी कि देखिए संविधान लागू होने की तिथि कब लागू होता, तो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो इन्होंने यहाँ पर यह मेंशन किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी चलेगी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी में ढल जाना नहीं था, इसका उद्देश्य था कि आप हिंदी को प्राथमिकता देंगे, अंग्रेजी को आवश्यकता अनुसार, अपनी चीज़ों के अनुसार, जैसे भी आप सहजता महसूस करें उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करें, लेकिन धीरे धीरे उसका यूज़ कम कर दें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि 15 वर्षों के बाद हिंदी आगे बढ़ जाएगी, अंग्रेजी का स्तर गिर जाएगा और चीज़ें जो हैं वह हिंदी के पक्ष में आ जाएगी। यह हमें उम्मीद थी, इसलिए हम सभी लोगों ने व्यवस्था की कि 26 जनवरी 1965 तक हम पूरी व्यवस्था से हिंदी का प्रचलन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगे और अंग्रेजी को हटा देंगे। यह सभी चीज़ें हमने सोची थी, लेकिन क्या हुआ, जब मामला देखा 15 सालों बाद तो अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया था। अब जब अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया था तो क्या किया जाए, क्योंकि बात तो 15 वर्षों के लिए की गई थी। तो इसको लेकर के राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया, 1967 में संशोधन हुआ और द्विभाषी पद्धति भारत में लागू कर दी गई। सबको अपनी में छूट दे दी गई, जैसे जैसे आप सहज हैं आप कीजिए चीज़ों को, और अभी तक वही चल रही है। जहाँ पर जो हिंदी में सहज है वह हिंदी में काम कर रहा है, बाकी इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी को अनेक राज्य प्राथमिकता दे रहे हैं। वहाँ पर हिंदी को लेकर के कोई भी विशेष स्थान नहीं है। यह हम भारत की स्थिति को देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, लेकिन इस सबके अलावा कोई एक खास अनुच्छेद हमारे लिए है, वह है अनुच्छेद 351, जहाँ पर कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार की जिम्मेदारी संघ की होगी, उसका कर्तव्य होगा, उसको बढ़ाना होगा। तो विवाद यथावत है, अभी भी समाप्त नहीं हो रहा, और हिंदी को लेकर के विवाद कभी समाप्त होगा इसको लेकर के भी हम कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक विवाद बना हुआ है। उत्तर भारत चाहता है कि हाँ हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो जाए, लेकिन दक्षिण भारत में खास तौर पर इसका विरोध होता है, लगातार होता आया है, आज भी होता है। वह लोग सहज नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है इन सभी चीज़ों में। हाँ, आप लोग के विचार क्या हैं, बिल्कुल आप अपनी बातें यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट कर सकते हैं, जो आपसे हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए। इसके अलावा नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि खास सेशन था आप लोगों के लिए ये हिंदी से संबंधित, तो चीज़ों को आप लोग समझते जानते हुए नोट ज़रूर तैयार कर लीजिए। PDF आपको मिल ही जाती है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, उनको भी बताना है, दिखानी है चीज़ें, और लाइक के बिना नहीं जाना है।
आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा तो आंसर भी आपका सही रहा होगा। हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे विदा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।